जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाओं का अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 16। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 15 कंप्लीट कर ली थी। इस वाली वीडियो में प्रश्नमाला 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए, यहाँ पर अपने पास प्रश्नमाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नमाला 16। ये देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इनमें अपने पास कुछ टॉपिक हैं। जैसे मेरे पास एक तो घन आता है, पहले नंबर पे घन है। दूसरा आता है मेरे पास घनाभ। उसके बाद तीसरा नंबर आता है जैसे शंकु आ गया। उसके बाद बेलन आ गया। और 5वें नंबर पे अपने पास है गोला। इस गोले में ही हो जाएगा मेरे पास अर्धगोला। गोले में क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। बेलन में एक खोखला बेलन हो जाएगा और मेरे पास एक ठोस बेलन हो जाएगा। शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया। अब देखिए, इस पूरी प्रश्नमाला में अपन इन 5 टॉपिकों पर ही चर्चा करेंगे। घन है, इस सिलेबस में अपने पास कक्षा 10 के सिलेबस में घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, इनके अलावा कोई भी नहीं है। इनका ही पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर इनका ही आयतन में पढ़ेंगे। अब देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। माना ये मेरे पास बेलनाकार आकृति है, तो बेलनाकार आकृति है तो इसका सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ होगा, इसका केवल बाहरी पृष्ठ। सरफेस एरिया ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब इसके यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो इसके दोनों सिरे आपको मिलेंगे वृत्ताकार। तो यदि दोनों सिरों को और ऐड कर दिया जाए तो वह अपने पास संपूर्ण के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, दोबारा देखिए, जैसे मेरे पास शंकु है, बेलन है, ये दोनों चीज है, इन दोनों में वक्र भी निकलता है, शंकु भी निकलता है। तो देखिए कैसे, जैसे मेरे पास ये आकृति बेलनाकार, यहां से यहां तक बेलनाकार आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार आकृति के हों। देखो कैसे, ये जैसे मेरे पास बेलनाकार आकृति है, इसके दोनों सिरे कौन सी आकृति के हैं, वृत्ताकार आकृति के। ठीक है, ये हिस्सा भी वृत्ताकार और ये हिस्सा भी वृत्ताकार। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेलन। अब मान लो इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र का मतलब केवल बाहरी हिस्सा, अपने को बाहरी हिस्से पे पेंट करना है, जो भी कवरिंग करना है, ये अपना वक्र पृष्ठीय कहलाता है। यदि हम बात कर ले फिर इन दोनों पृष्ठों की भी, माना एक पात्र है मेरे पास, इसका हिस्सा ये बंद पड़ा है, माना इस हिस्से की भी भाग कर लूं मैं और इसकी भी भाग कर लूं, तो ये कुल मिला के मेरे पास बेलन का क्या बन जाएगा, संपूर्ण बन जाएगा। क्या बनेगा, संपूर्ण। मेरे को पेंट करना पड़े, इधर भी करना पड़े और इधर भी करना पड़े, तो ये मैं क्या कर दूंगा, इसमें बेलन का क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, ऐसा ही शंकु होता है। शंकु मेरे पास ये आकृति होती है, देखना ध्यान से, ये शंकु होती है। ठीक है, शंकु में क्या क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय तो ये रहा, बाहरी पृष्ठीय है। संपूर्ण की बात हो जाएगी तो ये नीचे का जो आधार है, और आधार जो होता है वो मेरे पास होता है वृत्ताकार। कौन सा होता है, वृत्ताकार आधार होता है। ठीक है, तो देखो बेलन में कितने आधार, 2 आधार हो गए और दोनों ही वृत्ताकार। और शंकु में कितने आधार, 1 आधार, और वो भी कौन सा, वृत्ताकार होता है। तो ध्यान से सुनना, इस शंकु में ये वाली कहलाती है ऊंचाई, इसको बोलते हैं h। और ये जो अपने पास ये वाली ऊंचाई है, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई होगी और तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं अपन एल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। देखो कैसे, और ये मेरे पास बेलन आ गया। देखो बेलन है मेरे पास और इसके दोनों सिरे क्या है मेरे पास, वृत्ताकार। तो यहां ध्यान देखना, ये मेरे पास बेलन की कहलाएगी एच।
क्योंकि हम जब पर्शनमाला पढ़ेंगे तो बेलन को हम ऐसे पढ़ते हैं अधिकतर। ये मेरे पास बेलनाकार आकृति रहेगी और इसके दोनों सिरे वृत्ताकार रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ये हो जाएगी बेलन की एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेलन की एच। और ये टोटल बात करूंगा तो बेलन का व्यास रहेगा, क्योंकि बेलन का जो आधार है मेरे पास कौन सी आकृति का है? वृत्ताकार। और ये मेरे पास बेलन का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है? व्यास। इसका आधा करेंगे त्रिज्या हो जाएगी। तो देखो बेलन में अपने को केवल आर और एच से मतलब होता है बस, और किसी से मतलब नहीं है। शंकु में आर तो ये रहता ही है, ये रही आर, टोटल व्यास हो जाएगा। इसकी आधी करेंगे त्रिज्या, तो आर तो ये हो गई, एच ये हो गई, और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, वो होती है मेरे पास एल। क्या होगी मेरे पास? एल। तो शंकु में एल से, आर से और एच से मतलब रहता है, ठीक। ये हो गया मेरे पास बेलन और शंकु। मैंने इन दोनों को इसलिए लिया कि इसमें संपूर्ण और वक्रपृष्ठीय दोनों आते हैं। अब जैसे हम चले घन की तरफ, शुरू से मैं आपको बताता हूं पहले, और जब तक हम इनका बेसिक नहीं समझेंगे सवाल अपन बिल्कुल हल नहीं कर सकते। तो देखिए ये मेरे पास घन है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास घन है, ये हो गया घन। कौन सी आकृति हो गई मेरे पास? घन हो गई है। अब इसको बोलते हैं घन, ठीक है। अब घन में क्या क्या निकलता है? घन में याद रखना, घन में टोटल पृष्ठ होते हैं 6, एक सामने वाला एक पीछे वाला, इधर के दोनों हो गए 4, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 पृष्ठ होते हैं इसके, ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें निकलता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितनी पृष्ठ हो गए मेरे पास? 6 पृष्ठ हो गए, ठीक है। अब देखो कैसे निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना। घन एक जो आकृति होती है, इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। कौन सी आकृति का होता है? वर्गाकार। तो मान लिया इसका एक पृष्ठ ये था, तो ये कौन सी आकृति का हो गया? वर्ग। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, सभी भुजाएं समान, ठीक है। अब माना इसकी भुजा ए थी, ठीक है, तो इसकी ये भी भुजा क्या हो जाएगी? ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे पास? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अब देखो घन में ऐसे कितने वर्ग आते हैं? 6 वर्ग आते हैं, एक एरा, एक पीछे वाला, 2 3 4 5 और 6। कितने वर्ग आते हैं मेरे पास? 6। तो 6 लगा दिया। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। देखो ध्यान से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 वर्गों का क्षेत्रफल, 6 गुणा a स्क्वायर। आयतन पूछेगा तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। ये अपने पास आयतन का हो गया, ठीक है। इसमें विकर्ण निकलता है। विकर्ण का मतलब होता है, जैसे मेरे पास ये घन है, इसमें लास्ट कोने से लेके कोने तक को मिलाएंगे, ये मेरे पास विकर्ण होगा। जैसे ये विकर्ण हो गया, तो इन विकर्णों को अपन निकालेंगे। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा में भुजा, या √3 गुणा में a। ये मेरे पास घन का विकर्ण होता है। ये हो गया मेरे पास, घन समाप्त हो गया। अब चलते हैं घनाभ की तरफ। देखिए घनाभ की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास घनाभ है, और घनाभ का जो पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है। कौन सी आकृति का होता है? आयताकार। देखो आपको आयती दिख रहे हैं सारे। अब यहां पर मैं इसको घनाभ बनाने जा रहा हूं। 2 आयताकार फलक लिए मैंने, और इन्हीं से मेरे को क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। तो देखना ये मेरे पास क्या बन गया? घनाभ बन गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या बना? घनाभ बन गया। तो याद रखना, जब 2 घनों को आपस में लगाएंगे, देखो एक घन ये रहा, पहले वाला घन अपन ने यहां से यहां तक देखा था ना, ए वाला, इतना ही घन मैंने पास में और रख दिया, ए हो गया। तो जब 2 घनों को पास में लगाएंगे तो यह आकृति मेरे पास बनती है कौन सी? घनाभ बनती है। कौन सी बनेगी मेरे पास? घनाभ, ठीक है। अब देखो घनाभ में क्या क्या होता है? घनाभ में लंबाई होती है
चौड़ाई होती है और तीसरा ऊंचाई होती है। मेरे पास क्या क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहां देखो, अब माना मैंने ए भुजा वाला, ए सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन था वो दोनों घनों के मैंने पास में लगा दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? घनाभ। तो लंबाई तो कितनी हो गई? 2a हो गई। लंबाई तो कितनी हो गई? 2a। ठीक है, चौड़ाई कितनी रहेगी? वही a रहेगी। चौड़ाई कितनी रहेगी मेरे पास? a। और ऊंचाई कितनी रहेगी? ऊंचाई मेरे पास a ही रहेगी। तो याद रखना कि जब दो घनों को पास में लगाया जाता है तो घनाभ तो बनता है, लेकिन उनमें एक ही माप में परिवर्तन होता है। वो भी किसमें? लंबाई में परिवर्तन होता है। वो कितनी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि लंबाई में परिवर्तन होए, आपके हिसाब के ऊपर है कि आप दो घनाभों को कहाँ लगा रहे हो। अगर ऊपर नीचे रख रहे हो तो ऊंचाई में परिवर्तन होगा। माना मैं इस घनाभ को उठाकर यहाँ रख देता तो लंबा घनाभ बन जाता, ऊंचाई में परिवर्तन होता। यहां रख दिया तो किस में परिवर्तन हो गया? लंबाई में परिवर्तन हो गया। तो ये हो गया मेरे पास घनाभ। घनाभ में संपूर्ण भी निकलता है और आयतन भी निकलता है और क्या निकलता है? विकर्ण भी निकलता है। ये तीन चीज आपके पास आती है। ये हो गया मेरे पास घनाभ। अब चलते हैं गोले की तरफ। गोले में याद रखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलता है। ओनली इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलता है। अर्धगोले में निकल जाता है। जैसे अर्धगोला है, अर्धगोले में संपूर्ण भी होता है और वक्र भी होता है। अब अपन चलते हैं, देखो अब इस प्रश्न वाला में अपन इन जो 5 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए समझाए हैं, क्या क्या? घन, घनाभ, शंकु, गोला और बेलन। इन पांचों टॉपिकों के अपन सारे फॉर्मूले यहाँ लिखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और देखो कैसे कैसे होते हैं, इन सबका अपन अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो पहले तो अपन लिखेंगे यहाँ पर आज फॉर्मूले। तो देखिए पहले फॉर्मूलों का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहला फॉर्मूला आता है मेरे पास, घन की बात करता हूं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास? 6 गुणा a का स्क्वायर। उसके बाद दूसरा नंबर आता है घन का आयतन। घन का आयतन उसका होता है a क्यूब। और a मैंने आपको शुरू में बताया कि यहां पर a जो है वो भुजा है। किससे संबंधित है? भुजा से संबंधित है। तो a का मतलब भुजा हो गया। और तीसरा होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण और इसका फॉर्मूला होता है √3 गुणा में a यानी भुजा। अच्छा, अब आपको पूछ लिया जाए कि घन में कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। अच्छा, अब आपको पूछे कि उसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उसका एक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो गया। अब आती है बात घनाभ की। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। यहां पर LB, BH और HL क्या है? L को बोलते हैं लंबाई, B को बोलते हैं चौड़ाई और H हो गई अपने पास ऊंचाई हो गई। यहां पर 5वें नंबर पे आएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आएगा और आयतन होता है L गुणा B गुणा H। ठीक है, 6ठे नंबर पे घनाभ का विकर्ण आएगा। घनाभ का विकर्ण और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √ में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहां पर ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला और आता है अपने पास। अपना जो कमरा रहता है उस कमरे की आकृति रहती है लगभग घनाभ के जैसी ही। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको कई बार पूछ लेता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B और मल्टीप्लाई हो गया H। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया किसका? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या हुआ? 2 कोष्ठक L प्लस B मल्टीप्लाई H।
L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई होता है ना। अब आगे चलते हैं अपने पास, ये हो गए देखो घन और घनाभ कंप्लीट। अब आता है मेरे पास बेलन की बात करते हैं। और बेलन देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, जहां आर का मतलब त्रिज्या और एच का मतलब बेलन की ऊंचाई। ये हो गया। अब देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास? ये होगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये बेलन का हो गया। और बेलन का आयतन क्या होगा मेरे पास? बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 11वें नंबर का, यहां देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय हो गया, संपूर्ण हो गया और बेलन का आयतन हो गया। अब आता है मेरे पास शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? पाई आर एल। और अगला नंबर बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस आर, ये मेरे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और 13वां शंकु का आयतन देखें, शंकु का आयतन और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां देखिए आर का मतलब त्रिज्या, एच का मतलब है ऊंचाई और एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला देखेंगे एल कैसे निकलती है, तो नंबर 14। और देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है मेरे पास L इज इक्वल टू रूट, क्या होगी? L इज इक्वल टू L पूछ रहे हैं ना आपको, तो देखो क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। शंकु समाप्त हो गए। अब शंकु के बाद चलते हैं, मेरे पास बचेगा 5वां टॉपिक गोला। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण से मतलब है इसका वक्र नहीं निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए अब चलते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 17वां नंबर अर्धगोला आ गया, क्या आ गया मेरे पास? अर्धगोला आ गया। और अर्धगोले का पहले निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बचा मेरे पास? एक और बच गया, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए इस प्रश्नमाला में लगभग मैंने 19 सूत्र तो आपको लिखवा दिए। अब जो 1-2 रह जाएंगे वो अपन जब सवाल आएंगे तो वहां पर अपन इनको अध्ययन कर लेंगे। तो अब बच्चों ये देखो अपने पास 19 फॉर्मूले हो गए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों ये हो गए अपने पास फॉर्मूले कंप्लीट। अब चलते हैं अपन प्रश्नमाला की तरफ। देखो 19 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, अगर फिर भी कोई रह जाएंगे तो प्रश्नमाला के मध्य में आपके फॉर्मूले लिखा दिए जाएंगे। जैसे अभी 1-2 मेरे को और याद आया, तभी और लिख लेते हैं थोड़ा सा।
देखो तो जो बेलन है मेरे पास और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो 20वें नंबर का मेरे पास फॉर्मूला है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन है मेरे पास, खोखला यानी दोनों सिरों से खुला हुआ है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि भाई त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये अपना फॉर्मूला काम आएगा। याद रखना R1 बड़ी वाली त्रिज्या होती है और R2 छोटी त्रिज्या रहती है, ठीक है। तो देखिए आगे एक है मेरे पास गोला, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा मेरे पास 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। आयतन पूछे तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ये मेरे पास फॉर्मूले हो जाएंगे। तो देखो अब चलते हैं अपन प्रश्नमाला की तरफ, और प्रश्नमाला की लिखते हैं 16.1, चलते हैं इसकी तरफ। देखो भाई पहला प्रश्न है प्रश्नमाला 16.1 का कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब याद ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन हल करेंगे तो इसको देखना क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो घनाभ की लंबाई आपको दी गई है, लंबाई को बोलते हैं L, कितना 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है h बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा है 12, 9, 5 सेंटीमीटर। अब पहला आपको पूछ रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। तो देखो कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट लगाया, L मल्टीप्लाई B 12 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 12। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 और कोष्ठक लगा दिया, 12 नाम 108, 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया। तो देखो तीनों को ऐड करिए, 108, 45 और 60 कितना होता है, ये हो गया 8 और 5 13 हो गया है मेरे पास, है ना। 6 और 4 10 और 1 11, उसके बाद एक और बच गया, 1 और 1 2, 213, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 426 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया कितना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 426। क्या पूछ रहा है सेकंड में, ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा में H। L कितनी है मेरे पास 12, और B कितनी है मेरे पास 9, और H कितनी है 5। तो 12 नाम 108, 108 को 5 से गुणा करेंगे 540 घन सेंटीमीटर। घन का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन पूछा है, आयतन किस में आता है, घन में, और क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में। ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। तो देखिए ये हो गया पहला प्रश्न मेरा। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी प्रश्न वाला है, ध्यान से समझना इसको।
देखिए अगला क्वेश्चन है, तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बनने वाले घन की भुजा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनने वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना। इधर अपने पास देखो तीन घन है छोटे छोटे, माना ये घन थे, एक घन ये रहा, एक घन ये रहा और एक घन उससे छोटा। इन तीनों को एक साथ मैंने पिघला दिया, पिघला के और बराबर में एक बड़ा घन बना दिया। घन ही समझो इसको, मैंने एक वर्गाकार लिखा आकृति, माना ये आकृति घनाकार है। ये एक 8 सेंटीमीटर का, ये 6 का और ये 1 का, तीनों को एक साथ पिघला कर बड़ा घन मैंने बना दिया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना। तो ए मेरे पास इस बड़े वाले घन की भुजा जब तक मेरे पास ज्ञात नहीं होगी तब तक मैं नहीं निकाल सकता। तो देखो क्या करते हैं, इसने पूछा है इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो बनने वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना बच्चों एक बात, कि जब किसी आकृति को पिघलाया जाता है, एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन किया जाता है, तब उसका आयतन निकलता है। क्या निकलता है? आयतन। तो देखिए ध्यान से देखना सवाल कैसे हल होगा। तीन घन है मेरे पास, 8, 6, 1 सेंटीमीटर वाले। यहां से देखो हल। पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा कितनी हो गई मेरे पास? बराबर A1 लिख देता हूं, है ना। चलो मैं पहले घन की भुजा लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर, और दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार तीसरे घन की भुजा, घन कितने हैं मेरे पास? 3 है। तीसरे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे, चूंकि तीनों घनों को पिघलाकर, तीनों घनों को पिघलाकर, तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है। ठीक है। तो ध्यान से देखना, माना नए घन की भुजा, माना नए घन की भुजा अपन मान लेते हैं बराबर A सेंटीमीटर। ठीक है। ये A मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कि तीनों घनों को पिघला दिया। तो देखो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन है प्लस में दूसरे घन का आयतन, और इसी प्रकार तीसरे घन का आयतन, और तीनों को जब मिला देंगे तो बराबर में कौन सा घन बनेगा? पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, बराबर में नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। अब ध्यान से देखो सवाल बिल्कुल हल होगा। देखें पहले घन का आयतन, अब देखो घन चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, और चाहे छोटा या बड़ा, नया या पुराना, घन तो घन ही होता है। और सभी घन की भुजा, देखो सभी घनों का आयतन सूत्र वही रहेगा, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब ही रहेगा। अब आप चाहे घन को पहला कह दो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, सबका फॉर्मूला यही रहने वाला है। बस यहाँ पर अंतर क्या आएगा, इनकी भुजाओं में अंतर रहता है। एक भुजा 8 की, एक 6 की, एक 1 की है, और नई आएगी वो अलग आएगी। तो देखो घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब यानी 8 का क्यूब, और प्लस दूसरे घन की भुजा 6 का क्यूब, तीसरे घन की भुजा 1 का क्यूब, बराबर नए घन का आयतन, नए घन की भुजा क्या है मेरे पास? A का क्यूब। अब देखिए 8 को 3 बार गुणा किया 512, 6 को 3 बार गुणा किया 216, 1 को 3 बार गुणा किया 1।
तीनों को ऐड किया, कितना आ गया 729 बराबर ए क्यूब। कितना आ गया मेरे पास, ए क्यूब बराबर 729। अब देखते हैं मेरे को ए निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, ए निकालना है। तो देखो ए हटाऊंगा, यहाँ से क्यूब हटाऊंगा, रूट लग जाएगा। तो ए इज इक्वल टू रूट 729, लेकिन कितने कितने का जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का। तो देखो 729 का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल नहीं करना, क्यूब रूट करना है, और इसका क्यूब रूट होगा 9 सेंटीमीटर। कितना होगा, 729 का क्यूब रूट 9 सेंटीमीटर अपने पास होगा। अब क्या पूछ रहा है, अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजाई स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर, 9 नाम 81, और ये हो गया 6 एकम 6, 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास आंसर है, आ गया। कितना आया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तन करते हैं तो सीधा साधा मतलब आयतन पे जाता है। तो तीनों का आयतन मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया 729, और नए घन का आयतन क्या माना मैंने, ए क्यूब हो गया, क्यूब रूट इधर भेजा, तो ए का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा घन मेरे पास बनेगा वो 9 सेंटीमीटर का होगा। फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, फॉर्मूला 6 गुणा भुजाई स्क्वायर लगा दिया, मेरे पास क्या आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 क्या है मेरे पास, देखिए तीसरा है, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर और गुणा में 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखो, इसने लिखा है कितने वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर से पता लग जाता है कि वर्ग आता है क्षेत्रफल में, किस में आता है, क्षेत्रफल में। तो यहां ध्यान से देखना, हल इसका करेंगे तो यहां पर अपने को क्या दे रखा है, संदूक की माप। अब कोई पता लगाए अपन कि यह आकृति कौन सी है, तो ध्यान से सुनना, जिस आकृति में 3 विमाएं एक साथ आ जाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वह आकृति होती है घनाभ के आकार की। कौन सी आकृति होती है, घनाभ आकार आकृति होती है, ठीक है। तो संदूक एक घनाभ है, संदूक क्या है, एक घनाभ। तो देखो संदूक की लंबाई और संदूक की लंबाई हो गई L बराबर 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई B बराबर 36 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 50 36, और ऊंचाई कितनी है मेरे पास, ऊंचाई H बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास 3 विमाएं आपको दे दी गई। अब क्या पूछ रहे हैं, इसका कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब इसने ये तो कहा नहीं है कि भाई संदूक का कवर नीचे भी नहीं रहेगा, इसने संदूक को बंद किया है, टोटल कवर बनाना है। तो देखो संदूक का कवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़े की आवश्यकता पूछ रहे हैं, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही कपड़ा अपने को चाहिएगा। तो देखो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो संदूक कौन सी आकृति है, घनाभ के आकार की। फॉर्मूला 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए 2 गुणा LB 50 मल्टीप्लाई 36 प्लस 36 और ये 25 प्लस में 25 और ये 50, ठीक है। यहां देखिए गुणा किया, 0 5 30, 5 3 15 और 3 18, 1800 प्लस में 25 छक्का 150 हो गया, 25 3 75 900 हो गया, प्लस में कितना आ गया 1250। अब देखो क्या करते हैं, इधर हो गया
2 मल्टीप्लाई 1800 और 9 2700, 27 और 12 कितना होता है 39, 3950 हो गया, 3950 हो गया। गुणा करेंगे 0 2 पंजे 10 और ये 19, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आ गया मेरे पास। ध्यान से देखना यहां पर लगाया LVBH प्लस HL, रखा मैंने 50 36 और 25, क्या रखा है मैंने 50 36 और 25 रख दिया। गुणा किया 5 संग 30, 5 3 15 और 3 18, ये हो गया 150 और 25 से 75 90 हो गया और ये हो गया 1250। 1800 900 2700, 27 और 2 29, 3950 गुणा किया 7900, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी इसको कवरिंग करने के लिए, इसको ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता हुई 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये मेरे पास हो गया प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट। कौन सा प्रश्न हो गया 3 मेरे पास कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या है मेरे पास कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यही देखिए यहां दे रखा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ। अब देखो घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार और आगे दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्षेत्रफल। तो ये जो घन का प्रत्येक पृष्ठ होगा, माना ये पृष्ठ है मेरे पास, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर से तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये मेरे पास क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है। यानी किसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है कि यदि आधार के समांतर, यदि आधार के समांतर, यह आधार है, इसके समांतर मैं इसके बराबर 2 भाग कर दूं, ठीक है। आधार के समांतर समतल को घन को काटने पर 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो बनने वाले प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो अपन क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना। अब मैं आपको पहले समझाता हूं। ये मेरे पास माना ये घन था, ये मेरे पास क्या है घन है, ये मेरे पास घनाकार आकृति होगी। इसका एक पृष्ठ और इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति का होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 100 का रूट करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आएगा कैसे मैं भी समझाऊंगा। अब इसको मैंने है ना आधार के समांतर बराबर 2 भागों में बांट दिया। ये मैंने इसको आधार के समांतर बराबर 2 भागों में बांटूंगा तो याद रखना जब घन को बराबर 2 भागों में बांटा जाता है तो वह आकृति घनाभ बनती है। कौन सी बनती है घनाभ। और कितने घनाभ बनेंगे 2 घनाभ बनेंगे। यहां से मैंने काट दिया, देखो ये मैंने इसको काट दिया, ये काट दिया, तो आप स्वयं देख सकते हो यहां पर 2 घनाभ बन रहे हैं मेरे पास, बन रहे हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे, 2 घनाभ बन गए। तो याद रखना कि जब घन को काटते हैं तो घनाभ और घनाभ को काटते हैं तो घन। देखो घनाभ जो होता है अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो वापस घनाभ बनेगा, ऐसे काटूंगा तो 2 घन मेरे को प्राप्त होंगे। अब देखो सवाल की तरफ चलते हैं, पहले वहां ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखिए सवाल क्या है कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का, अब हल देखो, घन के एक पृष्ठ का, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का एक पृष्ठ होता है वर्गाकार और वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। तो देखो माना घन की भुजा बराबर a है तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ गई, तो भुजा कितनी आ गई मेरे पास, भुजा a बराबर √100 लगाऊंगा क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट लग गया और 100 का रूट होता है 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि घन को आधार के समांतर 2 भागों में बांटा गया है, आधार के समांतर
आधार के समांतर घन को काट दिया, काट कर 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान से सुनो, जब घन को अपन काटेंगे 2 भागों में बांटेंगे तो घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ। और घनाभ में क्या क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा। देखो अभी मैंने घन को काटा है, ये मेरे पास मान लिया घन है, यहां से काट रहा हूं, तो किस में परिवर्तन आएगा? केवल ऊंचाई में परिवर्तन आएगा। तो देखो टोटल भुजा 10 की थी, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी क्या हो गई? 10। तो देखो ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी? ओनली 5, आधी हो गई ना। और बाकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहेंगे मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब इसने क्या पूछा कि प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो निकाल दो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 कोष्ठक LB + BH + HL। तो देखिए क्या करेंगे? 2 गुणा LB, 10 गुणा में 10 प्लस 10 गुणा में 5 और 5 गुणा में 10। तो देखिए क्या करोगे, यहां पर कर देते हैं 2 गुणा 10 को 10 से गुणा किया 100 प्लस 50 और प्लस में 50। तो यहां कितना आ गया? 2 गुणा 200 और 200 को 2 से गुणा किया 400 वर्ग सेंटीमीटर, या 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हो गए प्रश्न 4 मेरे पास कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। देखो प्रश्न संख्या 5 है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। बगैर ढक्कन का एक बक्सा है मेरे पास, उस बक्से में ढक्कन नहीं है, यानी कि जो बक्सा बना हुआ है वो चारों तरफ से मोटी लकड़ी का बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। यानी कि मेरे पास वो बक्सा मानो यहां पर ये था, ये बना हुआ तो है, लेकिन उसके सभी भागों पर 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का एक गुटका लगा हुआ मान लो, कुछ भी हिस्सा मान लो, ठीक है। चारों तरफ मान लिया, ढक्कन में भी लगा हुआ है, पेंदे में भी लगा हुआ है, चारों 6 के 6 पृष्ठों पे, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि यदि इसकी बाहर की लंबाई 146 टोटल हो गई, चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई अपने को दिख नहीं रही यहाँ पर, ऊंचाई में मान लेता हूं 83 दे रखा है, ऊंचाई 83 और चौड़ाई मैं लिख देता हूं यहाँ पर 110 से 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चौड़ाई दे रखा है कितना? 116 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ढक्कन हटा दिया इसका। अब ये आगे कह रखा है कि इसके आंतरिक भाग में पेंट का खर्च ज्ञात कीजिए, अंदर वाले भाग में पेंट करना है। और फिर आगे दे रखा है कि पेंट की दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां देखो वर्ग सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आते ही समझ जाना चाहिए ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहां देखो कुछ परिवर्तन करना है, पेंट अंदर की तरफ करना है, तो बाहर की मोटाई से अपने को मतलब क्या है? तो देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की लंबाई मेरे को पता करनी है। तो देखो 3 सेंटीमीटर ये रहा, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है ना, और 3 ये रहा, तो 3 और 3 6, दोनों 100 से कम कर दो, तो अंदर की कितनी आ जाएगी? 140 आ गई ना, क्योंकि देखो 3 और 3 कम कर दिया, वहां तो पेंट करना ही नहीं है बाहर, तो मेरे को 140 आ गई। चौड़ाई में भी ऐसा ही 116 है ना, तो वही 6 कम कर दो 110 आ जाएगी। लेकिन ऊंचाई में देखो ध्यान से, ऊंचाई में क्या कहा सवाल ने कि ढक्कन तो है ही नहीं। अब ढक्कन तो उसने पहले से ही हटा दिया, ढक्कन उसने ऊंचाई का ढक्कन पहले से ही हटा दिया, ठीक है। तो 3 तो पहले से खुद कम करके लाया है, अपने को कितना कम करना है? केवल पेंदे वाले हिस्से का कम करना है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो अंदर की लंबाई 140,
चौड़ाई 110 और ऊंचाई क्या हो गई मेरे पास 80। इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कैसे हल करते हैं, बहुत इजी सवाल है ये भी, देखो ध्यान से देखना। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक बगैर ढक्कन का बक्सा है। अब देखो हल करेंगे। बगैर ढक्कन का बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। देखो संदूक की बाहरी लंबाई, कौन सी लंबाई, बाहरी लंबाई L बराबर 146 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, चौड़ाई हो जाएगी क्या B बराबर 116, और ऊंचाई मेरे पास है कितना 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि संदूक जो है 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, मोटी लकड़ी का बना है, और अब मेरे को पेंट कहाँ करना है, अंदर ही करना है। तो देखो संदूक की आंतरिक लंबाई, संदूक की आंतरिक लंबाई L इज इक्वल टू 146 माइनस 3 प्लस 3 6 हो गया बराबर 140, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, B इज इक्वल टू 116 माइनस 6 बराबर 110, और ऊंचाई आ जाएगी मेरे पास H इक्वल टू 83 माइनस 3 80 सेंटीमीटर। अब देखो तो संदूक के आंतरिक भाग का, संदूक के आंतरिक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला, दो कोष्टक है LB प्लस BH प्लस HL। L कितना है 140 गुना 110, 110 गुना 180 और 80 गुना 140, सबको मल्टीप्लाई किया तो दो ब्रैकेट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 चौक 44 और 1 0 और आ जाएगा, 11 कम 11 और 4 15, ठीक है 15,400 हो गया। इधर हो गया 8800, इधर आ गया 0 0 8 चौक 32 112, 11,200। 2 गुणा इसको हल किया कितना हो गया मेरे पास, आगे देखते हैं 15,400 और 11,200 कितना हो गया, 11 और 8 19,000, 19,000 और 1 20,000 हो गए, 20 और 15 35,400, ठीक है। इनको गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेंट कितने क्षेत्रफल पर करना है, 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मेरे को पेंट करना है। आगे देखिए क्या करना है, अब आगे इसने पेंट करने का रुपये भी लेने लग गया ये तो देखो चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय बराबर कितना ले रहा है, ये 1000 पर ले रहा है। कितने पे ले रहा है ये, क्योंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर पे पेंट करने का रुपये ले रहा है 2 रुपये, तो 1 पे कितना ले जाएगा 2 बटे में 1000। इसी प्रकार अपने को पूछा कितने पर है, 70,800 पर, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का व्यय कितना हो जाएगा 2 बटे 1000, 2 बटे 1000 गुणा 70,800, तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यही काट दिया, ऊपर आ गया 2 8 16 2 7 14 बटे में 10, वो ले जाएगा 141.6 रुपये अपने पास टोटल लेके जाएगा। कितना खर्चा आ गया 141.6 रुपये मेरे पास पेंट करने का खर्चा आया है। सवाल इतना बड़ा हो गया, अपने पास खर्चा कितना लेके गया 141.6 रुपये लेके अपने पास गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, तो ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 6 क्या है मेरे पास, इसको भी देखना, सरल है।
देखिए सवाल है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। कितना है? 19 सेंटीमीटर है। तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, जो आपको दिया गया है बस वही काम करेंगे। यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, तो देखना ध्यान से, क्या दे रखा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। प्रश्न क्या दे रखा है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। घनाभ की L प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 1। तथा विकर्ण दे रखा है, और विकर्ण मेरे को कितना दे रखा है? 11 सेंटीमीटर। ये हो गया विकर्ण 11 सेंटीमीटर। तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। और मैं यहां से दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखना इधर हो गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आ जाओ पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से क्या करेंगे? एक है मेरे पास L प्लस बी प्लस एच बराबर में 19 दे रखा है। मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। क्या कर देता हूं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखना ध्यान से, वर्ग करेंगे तो देखो इधर वर्ग किया, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलो, 19 है ना मेरे पास, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 12b हो गया, प्लस 2bh और प्लस 2hL बराबर 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। यहां देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू ये मेरे को दी हुई है, कितना? 11 का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा 11 का स्क्वायर प्लस, इन तीनों में 2 कॉमन आ गया मेरे पास, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL और बराबर में क्या है मेरे पास? 361। ये हो गया 2 LB प्लस BH प्लस HL और इधर हो गया 361। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। और ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घटाएंगे 1, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया तो 2, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में अपन ने 6 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। देखो अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।